चलो, तो all of you already know that what is the uniformly accelerated motion, isn't it? Yes. Okay, so basically लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम मोशन इन प्लेन के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट? और उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से जो तीन कंसेप्ट्स होते हैं, कौन से तीन कंसेप्ट्स? तो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन। तो ये तीन कंसेप्ट्स जो है, तो इन्हीं तीन कंसेप्ट्स के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। तो उन इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, तो वो सब हमने ऑलरेडी देखा है, करेक्ट है? और उसमें भी मोशन कितने अलग अलग टाइप के हुआ करते हैं, तो वो भी हमने देखा ऑलरेडी। सो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म मोशन, राइट? यूनिफॉर्म मोशन इन विच द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स। तो मतलब एट एवरी इंस्टेंट। तो मतलब बॉडी जो है वो ऐसे मोशन के साथ जाता है जिसके अंदर उसका जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ओके, ये बात याद रखो, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, तो वो इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और जो स्पीड है, तो उन दोनों के बीच में तुमको पता है देयर इज अ बिग डिफरेंस, राइट? तो वो डिफरेंस होने की वजह से हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर समझो, मान लो कि एक बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके? और अगर मान लो कि उसका जो वेलोसिटी है, तो उसको हम बोलेंगे वी बार, सपोज। और अगर उसका वेलोसिटी अगर मान लो इस तरफ चेंज हो जाता है, चेंज होके ऐसा ऐसा बन जाता है, तो अभी भले उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, बट फिर भी हम उसको कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन भी अगर चेंज हो गया, तभी भी उसको हम मैग्नीट्यूड उसको हम वेलोसिटी के चेंज के फॉर्म में इंटरप्रेट करेंगे, और उसको हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकेंगे। याद रखो ठीक से, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाता है और स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव करता है, तभी हम उस बॉडी का जो वेलोसिटी है, तो उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। और उसका जो मोशन है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, ठीक है? तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, एक ही फॉर्मूला लगता है। देखो ठीक से, इन यूनिफॉर्म मोशन विल सी देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, that is displacement is equal to velocity into time, or we can say simply the speed into time। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने देखा ऑलरेडी। तो ये लगता है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, हाँ, याद रखो ठीक से। इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन,
ओके, सॉरी, शायद आज लेक्चर 3 बजे का लेक्चर दिख नहीं रहा था ऐप में, तो 5 बजे 2 लेक्चर्स दिख रहे थे शायद, है कि नहीं? तो सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक ही फॉर्मूला लगता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, नो डाउट। सो ये फॉर्मूला लगता है। इसको अगर हम वन डायमेंशनल मोशन के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं ठीक से, देखो ठीक से, अगर इफ यू हैव वन डायमेंशनल मोशन मींस सपोज हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, और ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ठीक है। और अगर बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है किसी ना किसी स्पीड से, किसी ना किसी वेलोसिटी से, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि द डिस्प्लेसमेंट विल बी द डेल्टा एक्स एक्चुअली। सो डेल्टा एक्स मतलब ही डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पॉइंट को अगर हम बोल देते हैं x1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज x2 है, so we can say that delta x is going to be the displacement in x direction, which has to be equal to the speed, that is v into delta t। ये हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, देखो ठीक से, delta x equal to v into delta t। If it is a one dimensional motion, then we can say this will be the formula or relationship between the displacement, speed and time, no doubt। ओके इसको हम कभी कभी अगर बॉडी जो है वो अगर ओरिजिन से अगर स्टार्ट करता है, तो उस केस में x1 जो है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको डेल्टा x को हम ऐसा लिख सकते हैं x2 माइनस x1 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी, करेक्ट है। और इस डेल्टा टी को भी हम ऐसा लिख सकते हैं t2 माइनस t1, नो प्रॉब्लम। एंड एट द सेम टाइम हियर x2 इफ x1 इज 0 एंड t1 इज ऑल्सो 0, तो नॉर्मली हम जो है 0 से ही टाइम स्टार्ट करते हैं, टाइम काउंटिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए उस केस में x1 और t1 0 हो जाएगा, तो उस केस में हम ये बोल सकेंगे कि x2 इज इक्वल टू v इंटू t2। और वी कैन जस्ट अभी अभी जबकि 1 और 2 है ही नहीं, तो उस केस में फिर x2 और t2 बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, तो उसको हम सिंपली x इज इक्वल टू v इंटू t ऐसा बोल सकते हैं, देखो ठीक से। तो मतलब x डायरेक्शन में जो बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो बॉडी जा रहा है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है और टाइम भी हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट v इंटू टी इस फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा, बिल्कुल। चलो ठीक है। बट अगर सपोज कोई बॉडी जो है वो अगर ऑन द अदर हैंड इफ सपोज इट इज मूविंग इन द y डायरेक्शन, सपोज ये बॉडी जो है वो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो ये हमारा ओरिजिन है और सपोज कि ये y एक्सिस है ऊपर की तरफ और ये x एक्सिस है, बट बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मान लो इस तरफ, राइट। तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा यहाँ पे। सो लेट अस से दैट दिस इज द y1, इट इज द इनिशियल y कोऑर्डिनेट, एंड सपोज इट goes to this point y2 finally at time t2 suppose, and t1 पे वो यहाँ पे है और t2 पे वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि the what will be the equation of motion of this body, once again the same formula, that is displacement is equal to distance speed into time। So we can say that the displacement, what will be the displacement in this case, it will be actually delta y, that is the displacement in this case, which is going to be equal to velocity v into time interval, which can be denoted by delta t, correct है। and hence we can get that delta y is equal to v into delta t, no doubt। and then we can express this delta y as y2 minus y1, which will be actually equal to v into t2 minus t1, correct है। and then we can be able to write that y1, if y1 is 0 and t1 is also 0, अगर y1 और t1 अगर 0 है, तो there will be no need to take this y2 and t2 here, and we will simply say y is equal to v into t। ये सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो हमको मिल जाएगा in the as a relationship between y coordinate of a body and time lapsed if the body is moving along the y axis and it starts from origin, okay, origin से वो start करता है, तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। चलो ठीक है, अभी और आगे जाते हैं। अगर प्लेनर मोशन के अंदर अगर बॉडी किसी भी अलग डायरेक्शन में अगर जा रहा है, मान लो कि सपोज ये बॉडी है इस प्लेनर मोशन के अंदर, उसका जो वेलोसिटी है, तो दैट वेलोसिटी इज सपोज गिवन बाय अ वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड दिस वे। अगर उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है,
ठीक है। तो हम देख सकते हैं अभी कि ये सपोज y एक्सिस है और ये सपोज x एक्सिस है एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, v बार उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर इफ स्टार्टिंग पॉइंट जो बॉडी का है वो कोई भी हो सकता है। देखो ठीक से, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमारे पास बॉडी का ओरिजिन है, नो डाउट, अगर सिर्फ ओरिजिन से वो स्टार्ट करता है तो और इस डायरेक्शन में ही वो अगर बढ़ रहा है तो उसके अंदर उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे होगा? तो उसके लिए हमको मिलेगा डेल्टा आर बार इज इक्वल टू v bar into delta t. This will be the formula for finding the velocity of the displacement, velocity and time. ये तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप रहेगा, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं r2 bar minus r1 bar is going to be equal to v bar into t2 minus t1, no doubt. And if इससे भी आगे जाके if the body starts from origin, okay, if the body starts from origin, तो इसका मतलब उसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है r1 बार वो तो o बार हो गया, और स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन मतलब यहाँ पे टाइम का काउंटिंग भी t1 जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए उसको हम बोल सकेंगे आराम से r बार इज इक्वल टू v बार इनटू t सिंपली। तो ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर एंड टाइम एज इट इज। ओके, उससे भी आगे जाके इस इक्वेशन को भी देखो हम x और y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आराम से। देखो लिख से, if you want to write it in terms of x and y, okay, so just see here, r bar is equal to v bar into t, ये हमने देखा था। तो अभी इस केस में r bar के बदले क्या आएगा? x into I bar plus y into j bar, which will be actually equal to v bar के बदले भी हम रिप्लेस कर सकते हैं vx into I bar plus vy into j bar, and that is multiplied by time t, so that we can get it as x into I bar plus y into j bar, which is equal to, अगर ये खोल दो ये ब्रैकेट तो हमको मिलेगा vx into t into I bar प्लस यहाँ पे आ जाएगा vy into t into j bar, करेक्ट है। जो अगर यहाँ पे I bar और j bar के जो कोएफिशिएंट्स है तो वो अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमको मिल जाएगा x is equal to vx into t, और दूसरी तरफ हमको मिलेगा y is equal to vy into t, करेक्ट है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमको x एक्सिस के डायरेक्शन में अभी भी मिला था, याद है आपको? और दूसरा ये जो इक्वेशन है ये भी हमको y डायरेक्शन के अंदर मिला हुआ था, बिल्कुल। तो वही इक्वेशंस हमको प्लेनर मोशन के अंदर भी मिल रहे हैं। चलो ठीक है। So this is all about the uniform motion. Okay. Now we will talk about something about uniformly accelerated motion. Okay. So let us talk about the uniformly accelerated motion. What happens in case of a uniformly accelerated motion? So देखो ठीक से, so you can see acceleration remains constant, compulsory, ठीक है ना? तो देखो ठीक से, uniformly accelerated motion के अंदर acceleration जो है वो constant रहता है, ठीक है। भले acceleration constant है but velocity तो constant नहीं है, velocity goes on increasing as time increases obviously, and also the displacement also goes on increasing as time increases, correct? Okay, so according to the definition of acceleration we get that acceleration is actually defined as v minus u upon t in one dimensions, right? तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्सेलरेशन का। इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना तो ये t को हम उस तरफ लेके जा सकते हैं और हमको मिलेगा at is equal to v minus u, जिससे हमको मिलेगा ये u को अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा u plus at is equal to v, जिसको हम लिख सकेंगे आराम से v is equal to u plus at. Actually this is called as the
first kinematical equation in one dimensional motion. Remember, चलो ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन इन वन डायमेंशनल मोशन, राइट? ओके, बट अभी यहाँ पे क्या है ना कि जैसे हमको ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन अगर मिलता है तो वैसे हमको सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन भी मिल सकता है। देखो, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, तो उसके लिए हमको ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो यूज करना पड़ेगा जरूर। Okay, so if you use the equation of displacement, so see here, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक से, तो उसके लिए ये हमको यूज करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट, अभी अभी जो हमने देखा था, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, करेक्ट है? तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है? तो अगर हम ये यूज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। सो दिस एस हैज टू बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। हाउ विल यू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी? बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू चेंज, करेक्ट है? अगर बॉडी जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो u रहा होगा और t टाइम के लिए वो a इतना एक्सेलरेशन के साथ अगर उसका आगे बढ़ता है, तो a एक्सेलरेशन के बाद मतलब t टाइम के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ जाएगा, v बन जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। सो व्हाट विल बी इट्स एवरेज वेलोसिटी देन? तो एवरेज वेलोसिटी मतलब हम यहाँ पे मीन निकालेंगे, मीन वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसलिए फिर यहाँ पे इसको हम बोलेंगे u प्लस v अपॉन 2 इंटू टाइम मतलब t। तो ये फॉर्मूला जो है, तो इसके अंदर अगर हम ये v का जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा s, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल टू u प्लस, अभी v के बदले आ जाएगा यहाँ पे u प्लस 80, राइट? जिससे हमको मिलेगा u प्लस 80 and that is whole to be divided by this 2 here, and that is to be multiplied with t, that is the time. Okay, so that we can get the next step, that is s is equal to, अब यहाँ पे u plus u क्या बनता है, 2u, करेक्ट है? तो ये बन गया 2u plus 80 and that is to be whole divided by 2 once again, and that is to be multiplied with t as it is. Okay, now if we just simplify this still further, then we can be able to solve this। तो इसको अगर हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, इस टी को अगर खोल दिया इस टर्म के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा s इज इक्वल टू 2ut प्लस a t स्क्वायर, ठीक है ना? ये t को हमने मल्टीप्लाई किया अंदर, एंड दैट इज टू बी होल डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, सो दैट वी कैन राइट दिस इन द नेक्स्ट स्टेप। अब ये 2 को अगर हम सेपरेट करेंगे दोनों टर्म्स के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ut अपॉन 2, राइट, प्लस 80 स्क्वायर अगेन अपॉन 2, करेक्ट है? जिससे हमको मिलेगा s इज इक्वल टू, दिस 2 विल गेट कैंसल्ड सिंपली, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज ut प्लस, हियर इट इज हाफ a t स्क्वायर, करेक्ट है? तो ये इक्वेशन हमको मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। रिमेंबर getting how this is formed? So remember, the second kinematical equation can be found out like this। क्या किया हमने, देखो स्टार्टिंग से सबसे पहले हमने देखा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये इक्वेशन हमने यूज किया, और एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखा, u प्लस v अपॉन 2 लिखा, क्योंकि एवरेज मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इन दोनों का, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों का अरिथमेटिक मीन यहाँ पे हमने निकाला, और उसका हमने ये दिया, डाल दिया वैल्यू, तो ये u प्लस वी अपॉन 2 आ गया और इंटू टी किया, और इसमें ये जो u प्लस 80 है ये कहाँ से आया, वो हमारे फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन से हमको मिला। देखो ठीक से, ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे प्रूव किया हमने, वो तो जस्ट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसका रीअरेंजमेंट है। देखो ठीक से, एक्सेलरेशन हमको पता है ऑलरेडी, v माइनस यू अपॉन टी हुआ करता है, तो उसको हम a को उस तरफ भेज देंगे तो at मिलेगा, जिसको हम v माइनस यू लिख सकेंगे, और फिर इस u को अगर उस तरफ भेज दो तो u प्लस at मतलब ही v बन जाएगा, जिसको ही हम v इक्वल टू यू प्लस 80 ऐसा लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल। और उससे भी आगे जाके अब ये u का जो वैल्यू है
वो अगर हमने यूज किया v का वैल्यू जो है यहाँ पे अगर यूज किया इस v के बदले, तो हमको यहाँ पे u plus 80 डालने आएगा, और ये u plus u it becomes 2u, and that's why this 2u plus 80 and that is to be divided by 2 as it is, and then we have multiplied this t outside the bracket to the both of the terms inside. okay, तो ये दोनों टर्म्स को इस t को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन जाएगा यहाँ पे 2ut और यहाँ पे आ जाएगा 80 स्क्वायर, और इस 2 को अगर हमने दोनों टर्म्स के लिए अगर सेपरेट किया इस तरह से, तो वो हमको मिलेगा यहाँ पे इस 2ut अपॉन 2 जो कि यहाँ पे आ गया, और दूसरी तरफ यहाँ पे आएगा 80 स्क्वायर अपॉन 2, तो उसको हम बोलेंगे 80 स्क्वायर अपॉन 2. ओके, but this 80 square upon 2 can also be written as half into 80 square, no problem. So this is going to be actually the second kinematical equation of motion. ये अच्छी तरह समझ में आया क्या सबको ठीक से? अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी. ओके, ठीक है ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पे the third kinematical equation can also be obtained in the similar way. तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या समझते हैं? How we can derive the third kinematical equation? In order to get the third kinematic equation, yes, both of these kinematic equations are in one dimension. अभी हम यहाँ पे वन डायमेंशनल के काइनेमेटिकल इक्वेशंस देख रहे हैं. ओके, तो टू डायमेंशनल के अंदर के जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है तो वो हमको देखने ही है. we'll just see them after this all the three equations are completed in the first one dimensions. तो ये वन डायमेंशन के सारे काइनेमेटिक कंप्लीट होने के बाद हम टू डायमेंशन पे जाएंगे. बिल्कुल. देखो हमारे पास एक इक्वेशन है जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, करेक्ट है? यह एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है. यस, एंड देन वी हैव दिस अनदर इक्वेशन व्हिच इज द बेसिस फॉर द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन. ये जो ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है? ओके, अभी देखो अगर हमने ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन में से अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल के लिया, ठीक है? देखो ठीक से, if you find out the value of acceleration from the first kinematical equation, or sorry टाइम का वैल्यू अगर हमने इस फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन में से निकाल के लिया और उसको अगर इस इक्वेशन के अंदर, इसको हम स्टार बोल के रखेंगे चाहिए तो उस इक्वेशन के अंदर अगर हमने उसको डाल दिया तो पता है क्या होगा? हमको थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. समझा हमको क्या करना है? you have to find out the expression for time from this equation, from this first equation or acceleration of equation of acceleration, and we have to put it in the this equation s is equal to u plus v upon 2 into t. okay, so just let us try what happens when we do that. तो देखो दो बातें हमारे पास, एक इक्वेशन हमारे पास है, we have the equation for acceleration a is equal to v minus u upon t, correct है? And at the same time also we have that s is equal to u plus v upon 2 into t. okay, yes, so now if you just find out the value of time from this equation, तो इस इक्वेशन में से टाइम का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ? तो टाइम का वैल्यू हमको मिलेगा v माइनस यू अपॉन a, करेक्ट है? तो ये जो वैल्यू टाइम का है तो वो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया टाइम के बदले, ओके, तो उससे देखो हमको क्या मिलेगा. सो वी कैन से दैट s will be actually equal to u
plus v upon 2 into time, where time is actually this seat here, v minus u upon a. Okay, so this is v minus u upon a. Okay, so just simplify this further. तो इसको अगर हम आगे और सॉल्व करेंगे ना, तो देखो क्या मिलेगा। तो हमको मिलेगा s which is equal to, here it is v minus, अच्छा इसको ये नीचे जो है ये 2 और ये a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको 2a तो मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। बट न्यूमरेटर में पता है क्या होगा, ये देखो इस u प्लस v को हम v प्लस u ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, और इस v माइनस u को v माइनस u लिख सकते हैं आराम से। यस, and if we transfer this 2a in that side, then we can get this as 2a into s, which is going to be equal to v plus u into v minus u, करेक्ट है। जिसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे और आगे, तो हमको मिलेगा 2as which is equal to, अब यहाँ पे देखो v plus u into v minus u, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माना क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बराबर। सो दैट मीन्स वी हैव दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, which can also be written as v square is equal to u square plus 2as, right? And this is actually the third kinematical equation of motion, रिमेंबर इन वन डायमेंशंस। ठीक है, तो वन डायमेंशंस के अंदर जो है ये थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन हमको मिलता है। देखो कैसे डिराइव किया हमने उसको, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें से टाइम का वैल्यू निकाल के हमने सेकंड के अंदर डाल दिया, बिल्कुल। या इवन और एक बात, और एक तरीका है ये थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव करने का। देखो क्या करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है क्या हमारे पास, v is equal to u plus at, ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन तो हमारे पास है ऑलरेडी। If we square on both sides, okay, अगर दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग किया तो क्या होगा, देखो ठीक से, तो यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर जो कि u प्लस at का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो v स्क्वायर है वो तो वैसे ही रहेगा, बट इस तरफ फिर ये जो है u प्लस at का होल स्क्वायर, इसको हमको खोलना पड़ेगा। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तुमको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहाँ पे a माना कौन है, u, तो u का स्क्वायर क्या बनेगा, u स्क्वायर, राइट, प्लस अब यहाँ पे 2ab आता है ना मिडिल टर्म, तो 2 इंटू यू इंटू बी मतलब 80, करेक्ट है, प्लस अब यहाँ पे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब क्या, इस 80 का स्क्वायर जो कि 80 का होल स्क्वायर, तो मतलब वो a स्क्वायर t स्क्वायर बन जाएगा एक्चुअली, बराबर है। ठीक है, अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में बताओ। तो देखो ठीक से, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा, v स्क्वायर इज केप्ट एज इट इज एंड हियर u स्क्वायर इज आल्सो केप्ट एज इट इज, प्लस इसको हम लिख पाएंगे 2a इंटू ut। ओके, क्या किया हमने, सिर्फ शफल किया ना टर्म्स, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। इस 2a को हमने पहले लिख दिया और ut को हमने बाद में लिख दिया, ठीक है, आखिर वो मल्टीप्लाइड ही तो है, कैसे भी शफल करो इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट यहाँ पे अभी इसमें ए टी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, करेक्ट है। ओके, अभी देखो इसमें हमको इसमें से 2a जो है ना वो कॉमन निकालना है, बट अभी आप बोलेंगे इसमें यहाँ पे तो चलो 2a है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे तो 2a है ही नहीं, a तो है ठीक है, 2 तो है नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे जो 1 है, इस 1 को हम 2/2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, तो 1 को 2/2 लिखना है और फिर हमको 2a कॉमन लेना है। तो देखो टेकिंग 2a कॉमन फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स, ओके, तो ये जो लास्ट टू टर्म्स हमको दिख रहे हैं उनमें से हमको 2a कॉमन लेना है। चलो ठीक है, सो क्या होगा देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा v स्क्वायर एज इट इज which is equal to u square as it is, plus if we take this 2a common here, then what will be left inside, तो देखो यहाँ से तो ut बचेगा क्योंकि 2a तो बाहर चला गया, ठीक है, ut बचा अंदर, प्लस
अभी यहाँ पे ये 2 और ये एक a बाहर चला गया, तो अंदर में क्या बचेगा? तो 2a बाहर चला गया तो हाफ, और यहाँ पे बचेगा a, एक a बचेगा ना अंदर, और t स्क्वायर भी तो बचेगा, ये देखो ठीक से। और इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है, बट ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड नाउ दैट ut plus half a t square is nothing but s. Just see our second kinematic equation if you remember. अभी हमने प्रूव किया है सेकेंड kinematic equation क्या बनता है, ये देखो इधर, s is equal to ut plus half a t square, यही तो है ना s हमारा। तो इसलिए इस s को अगर हम यहाँ पे बैक रिप्लेस कर देंगे ना, तो देखो क्या मिलेगा हमको। तो वहां पे हमको मिलेगा v स्क्वायर is equal to u square plus 2as, and this is actually the third kinematical equation of motion, remember, okay? तो ये जो है ये थर्ड kinematical equation कहलाता है, ठीक है। अब ये सारे जो इक्वेशंस है, तो ये तो चलो वन डायमेंशंस के हो गए कि नहीं, वन डायमेंशन में इनको हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल, बट अभी हम देखेंगे टू डायमेंशंस के अंदर के सारे तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस, देखो ठीक से। सो हाउ कैन वी डिराइव द काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन टू डायमेंशंस नाउ, सी हियर। तो इस तरफ वन डायमेंशन वाले सारे इक्वेशंस है, अभी हमको यहाँ पे टू डायमेंशंस के इक्वेशंस देखने हैं, ओके। डू यू नो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन इन टू डायमेंशंस? ओके, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या बनता है टू डायमेंशंस में? जैसे हमने यहाँ पे वन डायमेंशन में लिखा था ना इसको, तो अभी टू डायमेंशंस के अंदर मतलब ही मोशन इन प्लेन, प्लेनर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? तो एक्सेलरेशन a बार कैन एक्चुअली बी रिटन एज, देखो a बार इज गोइंग टू बी एक्चुअली v बार माइनस u बार अपॉन t, देखो ठीक से, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ प्लेनर मोशन, करेक्ट है? ठीक है, अभी यही हम स्टेप जो है यहाँ पे जो हमने किया था वही हम अभी यहाँ पे करेंगे। तो ये t को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा a बार इंटू t, ओके। सो a बार इंटू t इज गोइंग टू बी इक्वल टू v बार माइनस u बार, दिस इज, एंड इफ यू टेक दिस u बार इन दैट साइड, तो इस u बार को अगर ट्रांसफर कर देंगे उस तरफ तो हमको मिलेगा, नहीं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो v बार माइनस u बार इज इक्वल टू a बार इंटू t, करेक्ट है? And if we suppose this transfer this u bar in that side, then we can be able to write this as v bar is equal to u bar plus a bar into t, correct है? So this is actually the first kinematical equation in two dimensional motion, planar motion, समझा क्या ठीक से? क्या फर्क है दोनों के बीच में बताओ? ये देखो यहाँ पे सिर्फ बार चिपका दिया, यहाँ पे बार चिपका दिया और यहाँ पे बार चिपका दिया, हो गया। ये वन डायमेंशंस का मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये टू डायमेंशंस का इक्वेशन ऑफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल। कितना सिंपल है याद रखने के लिए, है कि नहीं? तो याद रखने के लिए वो भले सिंपल है, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स के अंदर कितना फर्क पड़ जाता है। एक्चुअली दिस इक्वेशन, देखो ठीक से, v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू t कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू कंपोनेंट्स फॉर्म। तो v बार को हम कैसे लिख सकते हैं? तो तुमको पता है ऑलरेडी, v बार कैन बी रिटन एज vx इंटू i बार प्लस vy इंटू j बार, करेक्ट है? ये हमने ऑलरेडी वेक्टर्स में देखा है कि एवरी वेक्टर इन प्लेन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ i बार एंड j बार यूनिकली, okay? And here it is u bar can be written as what? So u bar can be written as ux into I bar plus uy into j bar, correct hai? Yes, plus here what is this a bar then? So a bar can also be expressed in terms of two components, that is ax into I bar plus ay into j bar, so that we can get this as अच्छा अभी यहाँ पे vx into I bar plus vy into j bar, ये तो वैसे ही रहेगा नो डाउट, बट यहाँ पे अगर हमने ब्रैकेट, सॉरी, इसको into t भी तो है ना, यस, सो ये t है, तो अभी इसको अगर हमने ओपन किया ना ये ब्रैकेट, तो देखो क्या बनेगा,
तो यहाँ पे हमको मिलेगा, अच्छा ऐसा करे थे, एक मिनट, ये देखो ये पूरा जो पार्ट है ना, वो थोड़ा हम सिलेक्ट करके ये साइड में रख देते हैं। वैसे चेंज तो कुछ नहीं हुआ, बट ऐसा करेंगे, जस्ट वेट। ओके, ये इसको बिल्कुल पैरेलल रख देंगे, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें देखो हमको यस, अब ये आपको ठीक से दिखेगा। ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस फर्दर and see what happens. So यहाँ पे देखो क्या होगा, it will be ux into I bar plus uy into j bar plus, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो तो हमको मिलेगा ax into t into I bar, right? Plus here it is ay into t into j bar, correct है? And then we'll be find out this as vx into I bar plus vy into j bar which is equal to, अब यहाँ पे देखो ये ux I bar और ये ax t into I bar, तो I bar वाले जो टर्म्स है, तो उनको अगर हमने उनमें से अगर I bar कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, ये इधर से ux बचेगा, राइट, प्लस इधर से क्या बचेगा, ax t बचेगा। ओके, सो हियर इट इज गोइंग टू बी ax into t, राइट। ओके, एंड हियर प्लस, अब यहाँ पे ये दो जो बचे हुए टर्म्स है उनमें से भी हम j बार कॉमन ले सकते हैं, देखो तो इसमें से क्या बचेगा, uy बचेगा, देखो ठीक से, तो ये बन गया हमारा uy प्लस इधर से मिलेगा हमको ये ayt, करेक्ट है। सो दिस इज गोइंग टू बी ay into t, yes। नाउ see here, what is the coefficient of I bar here in the other left side, it is vx, right है, ये vx जो है वो vx एक्चुअली कोएफिशिएंट है, बराबर I बार का, और इस तरफ कोएफिशिएंट क्या है I बार का, ये ux प्लस आई ax t है। तो इनको अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, समझा क्या ठीक से, और दूसरा इक्वेशन हमको मिलेगा जे बार का कोएफिशिएंट इक्वेट करने से, तो देखो क्या मिलेगा, vy is actually equal to uy plus ay into t। Just see here, now these two equations are also very easy to remember because this equation is very similar to this one, only v के बदले क्या आ गया, vx आ गया, इधर ux आ गया और इधर ax आ गया, बिल्कुल है कि नहीं, उतना ही चेंज हुआ है। एंड दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी इजीली रिमेम्बर्ड बाय जस्ट हियर, y v के बदले क्या आ गया, vy, u के बदले uy और a के बदले ay, बस खत्म, उतना ही तो चेंज किया है। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दो इक्वेशंस जो है, these two equations are actually called as the equations of kinematic equations of motion, first kinematic equation of motion, ठीक है, इन द प्लेनर मोशन। ओके, प्लेनर मोशन इन प्लेन के अंदर जो है ये दो काइनेमेटिक इक्वेशंस को मिलते हैं, याद रखो ठीक से, ठीक है। अभी हम सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन की तरफ जाएंगे, लेट अस सी व्हाट दिस सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन लुक्स लाइक। ओके, सो सेकेंड इक्वेशन हमने कैसे डिराइव किया था, याद है, तो देखो ये इस तरह से हमने डिराइव किया था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये बात यूज की थी उसके अंदर। तो अब यहाँ पे भी हमको वही करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा आर बार which is going to be equal to average velocity which is u bar plus v bar upon 2,
that is the average velocity, and that is multiplied by time, which can be written as t only. Okay, so that we can get this as delta r bar, which is delta r bar is equal to u bar as it is plus v bar के बदले हमको क्या रखना है, ये देखो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से जो हमको मिला हुआ है, जो कि u बार प्लस a बार इंटू t, यही हमको डालना है उसके बदले, और उसको हमको डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई करना है t से एज इट इज, नो डाउट। चलो ठीक है, सो डेल्टा r बार क्या बनता है देखो ठीक से, तो वो हमको मिलेगा ये 2u बार बन गया, यस 2u बार प्लस यहाँ पे इसको हम लिखेंगे a बार इंटू t एंड दैट इज टू बी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू t, करेक्ट है। एंड नाउ इफ वी जस्ट separate out this denominator 2 in for both of the terms inside, then we can be able to get this as delta r bar, which is equal to, अब यहाँ पे ब्रैकेट में 2u बार अपॉन 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ a बार into t as it is into t as it is outside. Okay, so let us see, this will be delta r bar, which is actually equal to, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज u बार प्लस हाफ a बार t इंटू t, करेक्ट है। जिसको अगर हम ओपन करेंगे ना ब्रैकेट, तो हमको मिल जाएगा डेल्टा r बार, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू u बार t प्लस हाफ a बार t स्क्वायर, करेक्ट है। एंड देन विल बी, yes, this will be called as the second kinematical equation in linear motion. Just see what is it different, how it is different from this one here. ये हमारा वन डायमेंशनल मोशन के अंदर का सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन है, बराबर, और ये टू डायमेंशनल मोशन के अंदर का सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन है। What is the change? See, S is just replaced by delta R. Just check here. Yes, and U is replaced by U bar here. तो U के बदले क्या आ गया यहाँ पे, U बार आ गया, बराबर है। और इधर इवन A के बदले भी क्या आ गया, A बार आ गया। बस सिर्फ बार बार डालना है, और यहाँ पे S के बदले सिर्फ डेल्टा R बार डालना है, जिससे हमको ये सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन हमको मिल जाता है, बिल्कुल। और इसको हम दो कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी अभी एक्सप्रेस किया था कि नहीं इन दोनों को। ये जो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार t, इसको हमने कंपोनेंट वाइज एक्सप्रेस किया था कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t, ये x डायरेक्शन के अंदर अप्लाई किया, और y डायरेक्शन के अंदर अगर अप्लाई किया तो ऐसा हमको मिलता है। तो ये इक्वेशन को जैसे हमने कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो सेम वैसे ही हम इस इक्वेशन को भी, ये जो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो उसको भी हम कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे, सो उसके लिए यहाँ पे डेल्टा आर बार जो है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा एक्स। ओके, तो डेल्टा एक्स इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू ux into t plus half ax into t square. Okay, this is the equation, second kinematic equation in terms of x components of all these quantities here, and in terms of y components it can be written as, so delta r bar को क्या replace करना है हमको, delta y. Okay, so delta y will actually be equal to uy into t plus half ay into t square, ये मिलता है हमको y component के फॉर्म में सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। याद रखेंगे ठीक से। तो देखो, दिस इज इन जनरल, दिस इज इन x component and this is in terms of y component, करेक्ट है। तो just remember this correctly. This is all about the second kinematical equation in two-dimensional motion. Okay, what we have done for the third one, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए क्या किया था हमने, तो हमने फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन को स्क्वायरिंग किया था, बराबर, स्क्वायरिंग, राइट। तो स्क्वायरिंग करना है हमको, तो यहाँ पे देखो v बार इज एक्चुअली इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू t, ये इक्वेशन हमारा वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन इन टू डायमेंशनल मोशन। ओके, कैन यू स्क्वायर वेक्टर? नो, we cannot square a vector, but we can just take the dot product of a vector with itself, remember. So taking
the dot product of a vector देखो इसका मतलब क्या है, समझा ठीक से? टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स विद देमसेल्स मतलब खुद के साथ। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे वी बार का हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है वी बार के साथ सिंपली। और ये जो पूरा LHS RHS है हमारे पास है, तो u बार प्लस a बार डॉट टी का डॉट प्रोडक्ट लेना है फिर से उसी के साथ u बार प्लस a बार डॉट टी के साथ। ओके, जिससे हमको चार टर्म्स मिलेंगे यहाँ पे। ये देखो v बार डॉट v बार is kept as it is, which is going to be equal to u bar dot u bar will be the first term, right? So here it is going to be u bar dot u bar, okay, plus here it is u bar dot a bar t, ये second term हमको मिलेगा। So let us try to write it out that u bar dot a bar t, okay, plus अब यहाँ पे a bar dot t into u bar ऐसा हमको मिलेगा। तो ये बन गया a bar into t dot u bar, ओके, प्लस अब यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म हमको मिलेगा तो a bar dot t इंटू a bar dot t, ओके, ये हमको मिलेगा। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो देखो यहाँ पे v bar dot v bar हमने मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स के अंदर देखा था कि इन जनरल एक रिजल्ट है कि इन जनरल इफ देयर इज एनी वेक्टर देन a bar dot a bar is always equal to mod of a bar का होल स्क्वायर, करेक्ट है? ये अगर फॉर्मूला हमने यूज किया इन जनरल यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे हमको मिलेगा मॉड ऑफ वी बार का होल स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे तो देखो मॉड ऑफ यू बार का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये और ये टर्म दोनों सेम ही तो है कि नहीं, सिर्फ शफल्ड है, तो इसलिए उसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ यू बार डॉट ए बार इंटू टी, ओके, प्लस ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं आराम से ए बार डॉट ए बार इंटू टी इंटू टी मतलब ही टी स्क्वायर, ठीक है। अभी फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 2/2 लिख सकते हैं ताकि हम ये जो लास्ट दो टर्म्स है उनमें से 2a बार कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2a बार कॉमन ले लेंगे लास्ट दो टर्म्स में से, देखो लिख से, तो ये a बार 2a बार अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचेगा, तो देखो u बार डॉट टी प्लस इधर से 2a बार हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हाफ बचा रहेगा, तो हाफ इंटू ए बार इंटू टी स्क्वायर, दिस विल बी लेफ्ट हियर as it is, and then in the next step as we know that this u bar t plus half a bar t square comes out to be delta r bar, don't forget that, okay, u bar dot t plus half a bar t square is nothing but delta r bar, right? So if we use it here, then we can get this as mod of v bar square, which is equal to mod of u bar square plus 2 times of a bar dot delta r bar. This is called as the third kinematical equation in planar motion. Remember, okay? Don't forget this. And इससे भी आगे जाके इसको अगर हमको दो कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखना है तो को ये v बार स्क्वायर के बदले मॉड ऑफ v बार स्क्वायर के बदले क्या डालना पड़ेगा, vx का स्क्वायर डालना पड़ेगा। अभी vx तो वैसे भी नंबर ही है तो इसलिए vx का स्क्वायर u मॉड ऑफ u बार का होल स्क्वायर के बदले क्या आएगा, ux का स्क्वायर ऐसा आएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a बार के बदले क्या आएगा, ax आएगा, और फिर डेल्टा r बार के बदले आएगा डेल्टा x, ओके। दिस इज कॉल्ड एज द third kinematical equation applied in x direction in case of planar motion, okay, and in the same way here the mod of v bar square can be replaced by vy square, okay, which is equal to uy square plus it is 2 times of ay into delta y. This is actually called as the third kinematical equation applied along y direction. This is along x direction. समझा क्या ठीक से? तो ये जो है these are the three kinematical equations of motion in case of
linear motion or two-dimensional motion, so which we are going to study here. So चलो ठीक है, तो ये काइनेमेटिक इक्वेशंस हमने डिराइव तो किए, ये आपका आज का होमवर्क भी रहेगा कि yes, you have to actually derive these equations on your own. तो ये आपको खुद से ये इक्वेशंस डिराइव करने हैं बिल्कुल। ओके, तो ये बात याद रखो ठीक से, और होमवर्क ये जो है वो कल तक करके रखना, तो कल हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय।